Hello everyone, hope you are doing well. This is the third session of our question by question analysis of December 2025 एग्जाम्स। और आज हमारे पास ESG का पेपर है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट हमने CMEDD का एनालिसिस किया था, उसके बाद हमने ड्राफ्टिंग का एनालिसिस किया था। ठीक है, ESG का पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड। पार्ट वन में हमसे क्या पूछा जाता है, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, और इसकी वेटेज है 65 मार्क्स की। एंड देन पार्ट 2 है रिस्क मैनेजमेंट, और इसकी वेटेज कितनी है, 20 मार्क्स की। और पार्ट 3 है रिपोर्टिंग, जिसकी वेटेज है 15 मार्क्स की। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, और चैप्टर नंबर 18 अकेला ही 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 2 ही देख लेते हैं एक बार, पार्ट नंबर 2 कैसा आया था। और उसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उन सब चीज़ों का हम बेसिकली एनालिसिस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ये रहा पार्ट 2, और पार्ट 2 20 मार्क्स का आया था। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपको चॉइस मिली थी, या तो आपको 5 अटेम्प्ट करना था या 5A अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी केस स्टडी दी गई है, और बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जब भी कोई केस स्टडी आती है तो एक हम अप्रोच फॉलो करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम केस स्टडी पे जाएंगे और पूरी केस स्टडी रीड आउट करेंगे। तो जब भी क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो कुछ कीवर्ड्स हम अपने माइंड में रख लेते हैं, और जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो कीवर्ड जब माइंड में रहेंगे तो बेसिकली बार बार हमें ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर देन पैसेज देखना पड़ेगा, पूरी केस स्टडी देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। तो हम एक बार की पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे एंड देन केस स्टडी पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ की पॉइंट्स रहेंगे कि केस स्टडी में किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है, क्या ये हमारे क्वेश्चन से मैच होती है या नहीं होती है, या किस सेंस में इसका एनालिसिस करेंगे। तो पहला था एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो सिंपल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछा गया है इसमें। सेकंड पार्ट में एलिब्रेट द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसमें क्या पूछा गया, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट द फ्रॉड और सच अदर इंसिडेंट्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। Third part, outline the key principles of the reputation risk management and their applications in addressing the negative shareholder feedback in an organization। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, बेसिकली थर्ड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। डी पार्ट में देखूंगा, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इवैल्यूएट वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर कौन सा सेक्शन लगता है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 138। तो 138 के साथ जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ थ्रेशोल्ड्स गिवन है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही तो हम देखते हैं कि कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है या नहीं है, तो ये वही पूछा गया है। तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि जो पूरी केस स्टडी दी है उसमें कहीं ना कहीं पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स की बात वो करेगा, और उसके बेसिस पे वो क्या पूछा है कि कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हमने अभी तक क्वेश्चन में क्या देखा, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछ रहा है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछ रहा है, और रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंटर्स हैं जो हमें पूरी केस स्टडी में देखने को मिलेगा। और जब भी जब हम केस स्टडी को एनालिसिस करेंगे और इन इनकी बात होगी तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो इससे क्या आप टाइम सेव कर सकते हैं पेपर में। चलिए केस स्टडी को पढ़ते हैं एक बार। Kior Infoware Private Limited, a Bangalore-based technology company, has grown significantly in the last decade, specializing in artificial intelligence, data analytics, and enterprise software solutions. Founded by a group of IT graduates, it now employs over 1,200 people and reported a turnover 220 crore rupees. तो कितना टर्नओवर, तो मैंने कहा था ना, टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स और लोन एंड बोरिंग्स आपको ध्यान में रखनी है, तो इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। टर्नओवर जो कंपनी का कितना है, 220 करोड़ रुपीज इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। The company services global clients in sectors such as banking, healthcare, e-commerce, and is gradually emerging as a recognized player in the technology consulting space. However, the rapid growth has exposed the company to several governance and risk management challenges. Recently, a fraudulent financial transaction. अब आगे देखो, कुछ fraudulent financial transaction हुई है कंपनी में. Within the accounts department, an employee in collusion with external vendor manipulated invoices, diverted funds over a period of 6 months. Although the fraud was identified and reported, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट हो गई है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड आइडेंटिफाई भी हो गया, रिपोर्ट भी हो गया।
इंसिडेंट रेज द क्वेश्चन अबाउट द एडिक्वेसी इंटरनल कंट्रोल्स एंड फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब कंपनी में कुछ इंटरनल कंट्रोल या तो ठीक नहीं था या फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म कंपनी के ठीक नहीं थे, उस पर क्वेश्चन उठाया गया। इन अनदर इंस्टेंस द कंपनी फेस अ मेजर रेपुटेशनल रिस्क, मतलब वो आगे देखिए रेपुटेशन रिस्क की बात आ गई। When an overseas client posts negative feedback on social media regarding the project delays, यानी कि किसी क्लाइंट ने क्या नेगेटिव फीडबैक दिया है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंपनी के बारे में, तो इससे क्या है रेपुटेशनल रिस्क इमर्ज हो गया। द पोस्ट वेंट वायरल विन, पोस्ट जो है वो वायरल होगी विद इन आवर्स में, लेडिंग टू एडवर्ड्स कमेंट्री एंड स्पेकुलेशन अबाउट द कंपनी डिलीवरी कैपेबिलिटीज। तो ये क्या है रेपुटेशन रिस्क हो गया है। The management related while technical expertise what is strength, Cure lacked a robust framework for crisis communication and reputation management। तो क्योर कहाँ लैक कर रहा है कि रोबस्ट फ्रेमवर्क किसके लिए, क्राइसिस कम्युनिकेशन और रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए। In a subsequent board meeting, director emphasized the need for structured risk management framework covering the financial, operational, reputational compliances and information security risk। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग में कि उनको एक स्ट्रक्चर्ड रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क की जरूरत है। दे इंसिस्ट दैट रिस्क असेसमेंट शुड नॉट बी वन टाइम एक्सरसाइज, वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट कर लिया और उनकी जॉब डन हो गई। वो बोल रहे हैं कि एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड इनटू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। फर्दर विद टर्नओवर एट 220 करोड़ एंड बोरोइंग स्टैंडिंग एट 80 करोड़। तो देखिए टर्नओवर की बात तो पहले भी हो गई थी, बोरोइंग कितनी बता रहे हैं, 80 करोड़ बता रहे हैं। द बोर्ड सॉट क्लैरिटी ऑन द एप्लीकेशन, बोर्ड क्या पूछ रहा है, क्लैरिटी मांग रहा है ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, यही तो नीचे क्वेश्चन भी था, वेदर द कंपनी वाज नाउ स्टैच्यूटरली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर, सेक्शन 138। स्टैच्यूटरली रिक्वायर्ड है या नहीं है कि कंपनी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करे या नहीं। द बोर्ड आल्सो अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ने कंपनी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया विद मैंडेट टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म। ठीक है, और इसके बेसिस पे ही बेसिकली क्या चार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब आप एक बात बताइए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऊपर तो कुछ नहीं था, हमें तो सिंपली एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिना केस स्टडी के भी हम ये आंसर कर सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या हुआ, इसका केस स्टडी से कुछ लेना देना तो नहीं था। ठीक है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस बताना है, अगेन केस स्टडी की भी इसमें मतलब हम बिना केस स्टडी को रीड आउट करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। और रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को करना था, तो अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और कंपनीज एक्ट ये प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली कंपनीज एक्ट के सेक्शन 138 का प्रोविजन का रेलेवेंस है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, पहला क्वेश्चन पेपर में यही आया था, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी बुक से, मॉड्यूल से। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, रिस्क पहला क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम प्रोसेस में। दूसरा रिस्क को एनालिसिस करते हैं। थर्ड वन रिस्क असेसमेंट। एंड फोर्थ इज रिस्क हैंडलिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई हेडिंग्स। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, इनको एक्सप्लेन करना था आपको। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करना था, तो 1 पेज और 1.5 पेज ही लगता है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे इतने में। उसके बाद एलिब्रेट द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट फ्रॉड और सच अदर इंसिडेंट। तो इसमें आपको फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लिखना था पूरा कंप्लीट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल से, तो इसमें भी स्टूडेंट्स को इशू नहीं आए होंगे पेपर में, जिसमें वही अगेन आइडेंटिफाइंग और एसेस करना रिस्क को, फिर देन रिस्पोंड करना, फिर मॉनिटर करना रेगुलर टाइम टू टाइम इंटरवल्स पर, एंड देन रिपोर्ट करना। तो यही सब बेसिकली लिखना था। और यहाँ पे एलोबरेट वर्ड यूज है, तो एक्सप्लेन और एलोबरेट में कुछ फर्क होता है, हाँ फर्क होता है। एलोबरेट में आपको बेसिकली क्या, अगर एलोबरेट वर्ड लिख रहा है तो उसमें आपको एग्जांपल्स भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, उसको डीपली क्या एक्सप्लेन करना होगा टॉपिक को एकदम डीप सेंस में। ठीक है, तो एलोबरेट का मतलब ये होता है, तो इसमें आपको बेसिकली सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना था, एग्जांपल्स भी इनकॉर्पोरेट करने थे और ये पॉइंटर्स को भी डीप उसमें एक्सप्लेन करना था। थर्ड बोलता है आउटलाइन द की प्रिंसिपल ऑफ रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेशन इन एड्रेसिंग नेगेटिव स्टेक होल्डर फीडबैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कैसे वो मैं बताता हूँ। की प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको बताने हैं, की प्रिंसिपल्स आपके मॉड्यूल में भी दी गए हैं। की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ मैं बता देता हूँ। की प्रिंसिपल्स होते हैं कि इफेक्टिव
बोर्ड ओवरसाइट। मतलब मैनेज कैसे करोगे आप रेपुटेशन रिस्क को? तो पहला है इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, सेकंड वन इज प्रमोटिंग कंप्लायंस कल्चर, एंड थर्ड वन इज कल्चरल अलाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट दी गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी थी, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्वेश्चन को वो यही बोलता है, एंड द एप्लीकेशन का हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे इन एड्रेसिंग द नेगेटिव स्टेक होल्डर फीडबैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इनको एक्सप्लेन भी आपको करना था, बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो यहीं पे मैं बोलता हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, पर आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की, तो आप ये बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट इस तरीके से ही करके आए होंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन का। इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट का मतलब क्या हो सकता है? तो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं कि बोर्ड रिव्यू करेगा मेजर स्टेक होल्डर कंप्लेंट्स क्या क्या आई हुई है, ठीक है, रेपुटेशनल इश्यूज क्या आए हुए हैं, और एंश्योर करेगा टाइमली करेक्टिव एक्शन लिए जाए, मॉनिटर किया जाए इम्प्लीमेंटेशन को उसकी, और रिस्टोर करा जाए स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो बोर्ड टाइम टू टाइम क्या रिव्यू करेगा? स्टेक होल्डर की कंप्लेंट्स को रिव्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद टाइमली करेक्टिव एक्शंस लिए जाए। बोर्ड क्या देखेगा? टाइमली करेक्टिव एक्शंस लिए जाए। ठीक है, मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशंस को, जिससे क्या है, रिस्टोर हो जाए क्या, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हेडिंग भी क्या थी? बोर्ड ओवरसाइट। इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट क्या होगा? तो यही सब होगा ना। ठीक है, देन अगेन कंप्लायंस कल्चर को हम प्रमोट कैसे करेंगे? जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर कंप्लायंस कंप्लेंट्स आई हुई हैं, बेसिकली हम उनको रिव्यू करेंगे, स्ट्रेंथ एक डालेंगे इसके अंदर, इंटरनल पॉलिसीज के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे टाइम टू टाइम। तो ये सब क्या इससे सब क्या दिखाएंगे हम कि हम अपने कंप्लायंस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना था इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इवैल्यूएट वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर की बेसिकली लिमिट आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। क्या कहती हैं लिमिट्स? एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर। तो लिस्टेड कंपनी कवर है, कुछ पब्लिक कंपनी और कुछ प्राइवेट कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन सी कवर्ड है? अच्छा, हम डायरेक्ट ये देखते हैं, हम सारी लिमिट्स को नहीं देखते, हम डायरेक्ट ये देखते हैं हमारी कंपनी प्राइवेट थी पब्लिक थी। हमारी कंपनी की और इन्फोवेयर प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी पे किन किन कंडीशंस पे 138 एप्लीकेबल हो जाता है? किन किन कंडीशंस पे होता है? एक कंडीशन तो टर्नओवर की है, टर्नओवर अगर 200 करोड़ और मोर है इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो बेसिकली क्या, प्राइवेट कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। एक आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग की कंडीशन है, अगर वो एक्सीड कर जाती है 100 करोड़ इन द इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक लोन एंड बोरोइंग की भी एक कंडीशन है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर एक्सीड कर रही है 100 करोड़ से, तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। हमारी केस में पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, 200 करोड़ हमारा टर्नओवर है। ठीक है, 220 करोड़ है, तो 200 करोड़ से तो ज्यादा ही है, तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में आपको क्या बताना था? पहले प्रोविजन लिखना था, उसके बाद रिलेवेंट फैक्ट्स बताने थे कि कम इन प्रेजेंट केस में कंपनी का टर्नओवर कितना है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन देना था कि कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अगर मैं चारों क्वेश्चन की बात करूं, चारों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, डायरेक्ट थे, मॉड्यूल से ही आए हुए थे। सिर्फ आपको थोड़ा थ्योरेटिकल तो थे, पर आपको यही एक्सप्लेनेशन पेपर के अंदर लिख के आनी थी। इसके ही ऑल्टरनेट में कौन सा क्वेश्चन आया था? 5A आया था, इसको भी हम देख लेते हैं। अगेन ये केस स्टडी दी गई है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? डिस्टिंग्विश बिटवीन रिस्क ट्रांसफर एंड रिस्क रिडक्शन। रिस्क ट्रांसफर क्या होता है, रिस्क रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, एक्सप्लेन द साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अगेन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछा है, वहां क्या पूछा था? वहां फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पूछा है, यहाँ साइबर सिक्योरिटी वाला पूछ रहा है। व्हाट आर द चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स विच द कंपनी शुड पुट इन प्लेस टू एड्रेस द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। क्या चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स, बेसिकली मीजर्स पूछ रहा है ये। ठीक है,
एक्सप्लेन द क्लाइमेट रिस्क बताना था, एंड आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन द क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछ लिया, वहाँ पे क्या था, सिंपल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछा था। एक आपसे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछा था, दो प्रोसेस पूछे थे। इस क्वेश्चन में साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछ लिया, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पूछ लिया। तो बेसिकली क्वेश्चन इज मोर अबाउट द प्रोसीजर पार्ट, वो ज्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद अब हम एक बार केस स्टडी गो थ्रू करेंगे जल्दी से, और फिर इनका आंसर देखेंगे। CPACE Technology Limited, a Pune-based multinational IT firm, has earned a reputation for its cutting-edge solutions in cloud computing, artificial intelligence. With over 12,000 employees and clients in 25 countries, the company was considered a trusted partner in digital transformation initiative. The company has good process in place which could help navigate any unforeseen circumstances. Basically, introduction था. In March 2025, CPA faced a critical challenge when a sophisticated ransomware attack logged its central client management system. Payroll operations were stalled, sensitive customer data was at risk, and employees could not access the email or work file in the first 48 hours, leading to the widespread panic. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रैंसमवेयर अटैक है। तो साइबर सिक्योरिटी की बात आ गई ना यहाँ पे, उसी से रिलेटेड एक प्रोसेस पूछा गया है। ठीक है, द बोर्ड इमीडिएटली एक्टिवेटेड द क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान. A cross-functional crisis committee, including finance, HR, IT, and marketing heads, was tasked with responding. The finance manager ensured emergency funds were released to hire external cyber security expert. DGF, तो उसने भी cyber security की बात करना स्टार्ट कर दिया. And keep regulator informed to maintain a compliances. HR focused on the employee more, establishing alternative communication channel and ensuring salary were processed by a backup system. Marketing and PR teams communicated proactively with the clients, mitigating reputational risks. Simultaneously, the business continuity plan was implemented. CPA has previously identified the critical function, client support, payrolls, and internal communication as essential services. So, with this 72 hours makeshift system supported priority client accounts, offsite data backup, enable partial restoration of the operations. तो पूरा ही मतलब केस स्टडी जो है एक पूरा वो एक फंक्शनिंग दी गई है एक तरीके से कि पहले क्या हुआ, फिर कंपनी ने क्या क्या एक्शंस लिए, वो पूरा दिया गया हुआ है. The BCP has also guided coordination with the vendor and cloud service provider. तो बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की बात हो गई, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान की बात हो गई, BCP की बात हो गई. ठीक है, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन क्लाइंट सर्विस डिलीवरी. उसके बाद डिजास्टर रिकवरी प्लान की भी बात होगी, प्रोवाइड इक्वली क्रूशियल. इट आउटलाइन स्टेप टू रिस्टोर IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिटिगेट टेक्निकल लॉसेस. ठीक है, उसके बाद वही सब बातें दी गई हैं. CPA was able to restore 80% of operation within 2 weeks, regaining client confidence, while CMP enabled immediate decision making and communication. The BCP ensured business continuity and DRP providing technical restoration. Post incident, the board recognized to strengthen client communication, conduct regular simulation testing. उसके बाद बोर्ड ने क्या बेसिकली किस पे फोकस करना चाहिए, हमें क्लाइंट कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए, रेगुलर सिमुलेशन टेस्टिंग करते रहना चाहिए. ठीक है, साइबर अटैक बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर CPA. The company instituted quarterly simulation drills, upgraded data security protocols, and refined a CMP to include social media crisis management. ठीक है, लीडरशिप acknowledged that without these pre-designed frameworks, CPA reputation and financial stability could have suffered irreparable damages. There was a detailed discussion about the event and the risk being addressed. One of the board members suggested that risk transfer should be considered. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि देर वॉज अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द इवेंट एंड द रिस्क बीइंग एड्रेस. उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ. एक बोर्ड मेंबर ने सजेस्ट किया हमें रिस्क ट्रांसफर कंसीडर करना चाहिए रेदर देन रिस्क रिडक्शन. यही हमारा पहला क्वेश्चन था, रिस्क रिडक्शन और रिस्क ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है. Further, the board and the management were keen to appoint a consultant who will do risk analysis and submit a detailed report. एक रिस्क बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट ने एक अपॉइंट किया कंसल्टेंट को जिसमें रिस्क एनालिसिस करेगा और एक डिटेल रिपोर्ट हाईलाइट करके वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस वो सबमिट करेगा. One of the director who was board of another conglomerate mentioned to the board member that the risks are not limited to cyber security risks. रिस्क जो है वो लिमिटेड नहीं है साइबर सिक्योरिटी रिस्क तक, गवर्नेंस रिस्क तक लोन, दे इवन इंक्लूड क्लाइमेट रिस्क. यहाँ पे सिर्फ एक क्लाइमेट रिस्क की भी बात हो गई. तो देखिए केस स्टडी क्वेश्चन तो क्या पूछे गए हैं और केस स्टडी क्या दी गई है. आपने एग्जाम में भी केस, जो स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं उनको पता होगा केस स्टडी पढ़ना, पूरी एक केस स्टडी को पढ़ना, इसमें क्या की पॉइंट है वो मार्क करना, इतना तो टाइम आपको लगेगा ही लगेगा. ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, रिस्क ट्रांसफर रिस्क रिडक्शन, ये आपको बताना है. ठीक है, तो पैसेज क्या था, सिर्फ एक पूरी कंपनी का एक प्रोसेस बता रहा था कि कंपनी में साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ, फिर बोर्ड ने क्या क्या डिसीजंस लिए, कौन से प्लान एक्टिवेट हुए, BCP TCP. ठीक है, उन सब की बात हुई, और क्वेश्चन बिल्कुल अलग हट के प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो इसका तो आप, मैं कहता हूँ कि इसमें से चार में से तीन क्वेश्चन का तो आंसर आप बेसिकली ऐसे ही दे सकते हैं बिना केस स्टडी. फिर भी मैं बोलता हूँ केस स्टडी आपको पढ़नी है, पर पहले क्वेश्चन पढ़ने से माइंड हमारा फिक्स हो जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है और केस स्टडी में क्या क्या रेलेवेंट पार्ट है हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं.
रिस्क ट्रांसफर रिस्क रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिस्क ट्रांसफर, रिस्क रिडक्शन। रिस्क ट्रांसफर की मैं बात करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है रिस्क ट्रांसफर में। रिस्क ट्रांसफर बात करता है जहाँ पे हम कुछ लॉसेस, पॉसिबल लॉसेस जो भी हैं, जो है लीगली असाइन करते हैं किसी भी अनदर पार्टी को। ठीक है, जहाँ पे हम अपने लॉसेस जो हैं वो लीगली असाइन करते हैं किसी दूसरी पार्टी को। और जो इसका मेन मेथड है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के थ्रू हम रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन का दूसरा नाम मैं बोलता हूँ कि लॉस प्रिवेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे हम लोअर कर सकें द लाइक्लीहुड ऑफ द रिस्क अकरेंस। ठीक है, ये होता है रिस्क रिडक्शन। ये अगेन मॉड्यूल में दोनों टॉपिक दिए गए हैं, ये मैं थोड़ा सा छोटे उसमें बताया है। ठीक है, पर आपको बिल्कुल अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस लिखना था, इनको मीनिंग लिखना था, इनका एग्जाम्पल लिखना था, इनके मेथड्स लिखने थे, वो सब कुछ आपको इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करना था। अगेन दूसरा क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट था, ये भी अगेन मॉड्यूल से ही आया हुआ है। तो इसमें वही आपको पॉइंटर्स लिखने थे जो कि प्रोसेस में दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, एंड देन प्रायोरिटाइज करना रिस्क को। उसके बाद हाउ टू रेस्पॉन्ड, एंड देन लास्ट बाद में मॉनिटर करना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसमें हम रेगुलर टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो यही सब प्रोसेस में लिखना था। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि चेंजेस और इंप्रूवमेंट क्या होंगे विच द कंपनी शुड पुट इन प्लेस टू एड्रेस द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। मतलब साइबर सिक्योरिटी रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंपनी क्या चेंजेस, क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आएगी। तो बेसिकली यहाँ मीजर्स लिखने थे, ठीक है, जो कि मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा आप देखिए कि चेंजेस और इंप्रूवमेंट कंपनी क्या लेके आ सकती थी। ये थोड़ा फैक्ट्स के बेस पे है, यानी कि आप जब फैक्ट्स पढ़ेंगे उसको समझेंगे और उसके बेसिस पे चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं, नहीं, ये थोड़ा फैक्ट्स पे बेस है। आप फैक्ट्स पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे मेजर्स लिखेंगे। ठीक है, जो मॉड्यूल में दिए गए हैं वो भी आप कंसीडर करेंगे, पर ये थोड़ा फैक्ट्स के बेस पे क्वेश्चन था। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे द फोर्थ पार्ट में, एक्सप्लेन द क्लाइमेट रिस्क एंड आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्विंग क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अगेन ये प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन है और ये मॉड्यूल से ही आया हुआ है। अगेन 6 स्टेप्स आपको इसमें लिखने थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि प्रोसीजर बेस्ड था, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, एंड ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन का। ठीक है, ये थोड़ा मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, पर बुक में केस स्टडी दी हुई है बहुत सारी, उन उनमें बेसिकली उनका एनालिसिस दिया हुआ है। जब आप उन केस स्टडी को पढ़ते हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर केस को लेकर बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन आप उसके चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा 20 मार्क्स का जो पेपर था वो थोड़ा ईजी था, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में बेसिकली 15 मार्क्स का था, ये रिपोर्टिंग वाला चैप्टर था, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो अगेन इसमें भी केस स्टडी दी गई हुई है, तो इसमें आपको टाइम लगने वाला है इन केस स्टडीज को पढ़ने में, और उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 4 मार्क्स के। In this background, answer the following. As the company secretary of the Apex Appliances Limited, explain the approach adopted for developing the BRSR core framework. Further, identify the practical challenges that the company may face in implementing BSR reporting. ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ द डिस्क्लोजर मैंडेटेड अंडर द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको अप्रोच एक्सप्लेन करनी थी जो कि अडॉप्टेड हम करेंगे फॉर डेवलपिंग द कोर फ्रेमवर्क, और आइडेंटिफाई करना था प्रैक्टिकल चैलेंजेस कंपनी में फेस इंप्लीमेंटिंग द बीएसआर रिपोर्टिंग। तो मैं अगेन बोलूंगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपको अप्रोच लिखनी थी सिर्फ, जो कि हम अडॉप्ट करेंगे डेवलपिंग द बीएसआर कोर फ्रेमवर्क। ठीक है, और प्रैक्टिकल चैलेंजेस कंपनी को क्या फेस करने पड़ेंगे इन इम्प्लीमेंटिंग द बीएसआर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल से ही है। मॉड्यूल में अप्रोच भी लिखी हुई है, मॉड्यूल में बेसिकली प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर भी हम केस स्टडी एक बार पढ़ेंगे, केस स्टडी में किस किस चीज़ की बात की गई है।
ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ डिस्क्लोजर मैंडेटेड, क्या क्या डिस्क्लोजर हमें बीएसआर के अंदर, बीआरएसआर के अंदर दे। तो बेसिकली ये वाला आंसर तो नहीं बदलेगा अगर हम फैक्ट्स को पढ़ने जाएंगे और सोचेंगे फैक्ट से कुछ रिलेटेड यहाँ पे बने, क्योंकि डिस्क्लोजर जो मैंडेटरी लॉ के अंदर है वो तो वैसे ही रहेंगे। तो ये तो हम आंसर बिना केस स्टडी के भी दे सकते हैं, मैं ये बोलूंगा। ठीक है। नेचर ऑफ डिस्क्लोजर के कौन कौन से डिस्क्लोजर होते हैं, तो एक तो होता है जनरल डिस्क्लोजर्स, दूसरा होता है मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर्स, थर्ड वन इज प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी कवर्ड हो जाता है, सोशल एस्पेक्ट भी, गवर्नेंस एस्पेक्ट भी कवर्ड हम करते हैं, एंड देन वैल्यू चेन डिस्क्लोजर्स भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है। और कुछ एक दो इंडिकेटर्स भी हैं उनको भी हम कवर करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये डिस्क्लोजर है, ये नेचर ऑफ डिस्क्लोजर्स है। ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। दूसरा अप्रोच बतानी थी और प्रैक्टिकल चैलेंजेस कंपनी क्या फेस करती है। ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं जल्दी से केस स्टडी में क्या दिया हुआ था। Apex Appliances Limited, a mid-sized listed Indian company engaged in the manufacturing of customer electronics बनाती थी। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फर्स्ट बीएसआर रिपोर्ट अपनी वो बना रही है, परसेंट ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नोटिफाइड बाय द सेबी। The board of directors have recognized that sustainability and responsible business are no longer matter of voluntary choice. Voluntary choice नहीं है, but essential obligation for the listed company. Listed company के लिए तो mandatory है। Consequently, the board has instructed the company secretary to take a leading role in guiding senior management in implementing the BSR core framework. ठीक है, in a way that add real value to the stakeholder. ठीक है। तो बोर्ड ने बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी को क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया कि वो एक लीड करे, गाइड करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट को बीएसआर कोर फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। Decision to embark upon formal sustainability reporting has generated considerable discussion within the company. Apex has enjoyed consistent profitability and stable market presence, but sustainability has never been formally integrated into its strategy. The company secretary highlighted that BSR is not only about the regulatory compliance but also demonstrating to investor, customer, and society that business being conducted in a responsible and transparent manner. ये सब theoretical part है, ठीक है। The board concurred that disclosure made under the BSR must be decision useful, comparable across period and benchmark, build investor confidence, identified several practical challenges, ठीक है। उसके बाद despite the leadership of Apex is convinced that credible and well sustainable disclosure can generate long term reputational, ये सब theoretical part दिया हुआ है, ठीक है। The company secretary is therefore emphasized that FX must avoid treating BSR as a tick in the box exercise। मतलब जो BSR BRSR रिपोर्टिंग है वो बेसिकली टिक बॉक्स अप्रोच नहीं है, ठीक है। Instead, it should use a framework to systematically integrate ESG considerations into its corporate governance, risk management, and strategic decision making. The report should highlight not just policies on paper but actual practices, measurable outcomes, and forward-looking targets. As Apex prepares its maiden BRSR, the management must carefully decide on the approach, scope, and process to be adopted। मतलब मैनेजमेंट जो है केयरफुली डिसाइड करे कि अप्रोच क्या होगा, स्कोप क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, जो हमें अडॉप्ट करना है। इट मस्ट आल्सो डेवलप सिस्टम फॉर डाटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड वेरिफिकेशन, स्टेक होल्डर विल एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी इन द डिस्क्लोजर्स। ठीक है। तो अगेन आपको अप्रोच बतानी थी, प्रैक्टिकल चैलेंजेस बताने थे। ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ना मॉड्यूल से, तो इसका कोई रेलेवेंस, मतलब ये जो केस स्टडी दी गई है इससे तो कोई इतना रेलेवेंस नहीं था कि हमें कुछ कीवर्ड्स या कुछ फैक्ट्स को एनालिसिस करना था, इतना कुछ नहीं था। हम देख लेते हैं हमारी बेसिकली अप्रोच क्या क्या होती हैं। ठीक है। पहली अप्रोच होती है क्वांटिफाइबल एंड आउटकम ओरिएंटेड मैट्रिसेस। सेकंड वन इज एरिया एंड रेलेवेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। थर्ड वन इज कंपेरेबिलिटी अक्रॉस jurisdictions। तो ये बेसिकली तीन अप्रोच हम कंसिडर करते हैं डेवलपिंग द BRSR कोर फ्रेमवर्क। दूसरा प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं डाइवर्स व्यू ऑन द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, मल्टीपल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इन द मैनेजमेंट अबाउट द BRSR, नो क्लियर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी क्लियर प्रूफ नहीं है फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो ये सब कहते हैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, ये आपको बेसिकली पेपर में लिख के आना था। अगेन ये सब हेडिंग्स आपको पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना था, तभी आपको बेसिकली मार्क्स मिलेंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
बेसिकली 5B है, ये 6B है सॉरी। सेना अगेन केस स्टडी दी गई है, और क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ESG रिपोर्टिंग एंड एक्सप्लेन द की चेंजेस दैट कंपनी मस्ट एस्टैब्लिश टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस पोज्ड बाय इवॉल्विंग ESG रिपोर्टिंग मैंडेट्स। ठीक है, तो दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस बतानी है इसी रिपोर्टिंग की आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। ठीक है, और की चेंजेस क्या है जो कंपनी बेसिकली स्टैब्लिश करेगी टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस पोज्ड बाय इवॉल्विंग ESG रिपोर्टिंग मैंडेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगी पहले तो हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो क्या आता है, रेज कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी कि हम बेसिकली रेज करें क्या, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेंथ करें रिस्क मैनेजमेंट को, प्रमोट करें स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को, इम्प्रूव करें कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर। तो ये क्या है, ये सब इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रेज कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, एंड अगेन ये मॉड्यूल में पॉइंटर दिए हुए हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव विद स्टेक होल्डर, प्रमोट करना स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ये सब आपको लिखने थे। और की चेंजेस कंपनी मस्ट एस्टैब्लिश, ये वाला बेसिकली एक बार हम पढ़ ही लेते हैं। सेना रा सीनियर academician was a Sena senior academician was a part of the research team of IIT University and was involved in research about ESG and its relevance to current day business. He presented a paper in a seminar titled ESG Current Trends, wherein he highlighted various aspects of the ESG and its relevances. He explained that with increasing global focus on the sustainability and responsible business conduct, ESG has emerged as a critical area for corporate strategy and compliances. In the US, Europe, Middle East, and Africa, new regulations are being introduced to ensure that companies truly meet ESG requirements instead of resorting to a greenwashing. By 2024, ESG investment reached nearly 12.4 trillion in the US, highlighting the importance of these trends. The US SEC has proposed mandated disclosure scope 1 scope 2 carbon emissions. ठीक है, अब ये scope 1 scope 2 जो है, ये मॉड्यूल में बेसिकली इन सबका जिक्र है। ठीक है, जहाँ इंटरनेशनली USSEC की बात हम बेसिकली करते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई हैं, पैराग्राफ है एक मॉड्यूल में, तो ये वहीं से पिकअप की हुई हैं उन्होंने लाइंस। With the Europe Corporate Sustainability Reporting Directives require over 50,000 companies to comply with the ESG disclosure norms. ठीक है, increasing global emphasis on sustainability mark a significant shift on the regulatory landscape. Organizations are expected not only to demonstrate compliance but also to proactively integrate ESG consideration into long-term business strategy. He emphasized ESG reporting is of great relevance to the business and community at large. ठीक है, यही सब करके है बात है। तो की चेंजेस कंपनी, की चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, तो ये मॉड्यूल में आपकी गिवन है तीन चेंजेस दिए हुए हैं। पहला, अपॉइंट अ चीफ सस्टेनेबिलिटी एग्जीक्यूटिव, आपको एक अपॉइंट करना होगा चीफ सस्टेनेबिलिटी एग्जीक्यूटिव। दूसरा, ESG पॉलिसी बजट बनाना होगा। थर्ड वन इज आपको एसेस करना पड़ेगा पार्टनर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने थे पेपर के अंदर, तीन पॉइंट थे बेसिकली। ठीक है, तो ये इंडिया की बात नहीं कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ये एक रिसर्च पेपर किसी एकेडमिशियन ने लिखा है। ठीक है, तो उसमें इंडिया, इंटरनेशनल, ग्लोबल सारी बातें हो रही हैं। तो ग्लोबली ये आंसर दिया गया है। ठीक है, कि ग्लोबली जो डिस्कशन हुआ है, ठीक है, चेंजेस से रिलेटेड, वो ये सब मॉड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो वही आपको लिखने थे। तो बेसिकली एक रिसर्च पेपर की बात करी है, क्योंकि उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट थे बिल्कुल। और अब हम चलते हैं पार्ट वन की तरफ, जो 65 मार्क्स का आता है, उसकी वेटेज भी अच्छी है और क्वेश्चन भी आपके काफ़ी सारे हैं उसमें। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करते हैं। अगेन मैं बोलूँगा पहला क्वेश्चन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन बहुत, एक तो हम स्टूडेंट को क्या गाइड करते हैं कि पहला क्वेश्चन वो एकदम से अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आता है और जिससे कॉन्फिडेंस लूज आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो काफ़ी बड़ी केस स्टडी दी हुई है ये पेपर में, तो हम सेकंड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। A complaint was filed before the Lokpal against a senior officer of a central public sector undertaking alleging misuse of fund in awarding a contract. ठीक है,
ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन काफी। ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट डिस्पाइट रिपीटेड नोटिसेस, ठीक है। द लोकपाल इंक्वायरी विंग therefore directed him to appear personally, submit the required records. At the same time, the Lokpal also requested certified copy of certain related files from a government ministry in issuing a commission for the recording the statement of key witnesses who was bedridden and unable to attend the proceedings in person. The officer challenged the authority of Lokpal, arguing that it did not have the same power as the civil court to summon the individuals, demand document or issue commissions. With reference to the provision of the Lokpal and Lokayuth Act 2013, examine whether the contention of the officer is tenable. तो अब मैं इस क्वेश्चन में अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ड्यूटीज एंड पावर की बात कर रहा है, किसकी, ऑफिसर्स की। तो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी पावर की बात हो रही है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, किसकी पावर की बात हो रही है कि लोकपाल के पास पावर है या नहीं है, किसकी, सिविल कोर्ट की, ठीक है। आप की पॉइंटर्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो की पॉइंटर क्या क्या बोलते हैं, लोकपाल ने क्या बोला, लोकपाल ने डायरेक्टेड हिम टू अपीयर पर्सनली एंड सबमिट द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। दूसरी पावर लोकपाल ने जो एक्सरसाइज की है, इशूड अ कमीशन फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द की विटनेस, ठीक है। उसके बाद दूसरी तो ये होगी, इशूड अ कमीशन फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अ की विटनेसेस हु वाज बेरिडन एंड अनेबल टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स। और एक उसने यहाँ पे भी की है, उसने सर्टिफाइड कॉपी मांग ली है। तो पहला डायरेक्टेड हिम टू अपीयर पर्सनली एंड सबमिट द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड, दूसरा उसने सर्टिफाइड कॉपीज मांगी सर्टेन रिलेटेड फाइल की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से, तीसरा इशू अ कमीशन फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द की विटनेस, ठीक है। ये तीन पावर एक्सरसाइज कर ली उसने। ऑफिसर चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ लोकपाल, लोकपाल की अथॉरिटी को उसने चैलेंज किया और बोला कि लोकपाल के पास पावर नहीं है जैसे जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है, टू समन द इंडिविजुअल, डिमांड डॉक्यूमेंट और इशू कमीशन। अब हमें ये बताना है कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013 द कंटेंशन ऑफ द ऑफिसर इज टेनेबल। तो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है सेक्शन नंबर 27, जो क्या बोलता है, लोकपाल टू हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, लोकपाल के पास पावर है किसकी, सिविल कोर्ट की, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोविजन लिखना था, फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं वो आपको बेसिकली एनालाइज करना था और उसके बेसिस पे कंक्लूजन आपको देना था। तो बेसिकली क्वेश्चन टोटली किससे रिलेटेड था, पावर ऑफ लोकपाल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, Ananthi Advisor Private Limited, a SEBI registered proxy advisory firm, provide voting recommendation to the institutional investor for the resolution at Genuine Tech Limited annual general meeting, ठीक है। While reviewing the report, the management of the GTL notices that methodology and sources used to formulate the recommendations are not fully transparent. Some recommendations seem to be based on the incomplete information. तो कहानी क्या चल रही है इस क्वेश्चन में, कहानी ये चल रही है कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है जिसका नाम है AAPL, जो वोटिंग रिकमेंडेशन देती है किसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, फॉर द रिजोल्यूशन जो जी टेक कंपनी के एजीएम में बेसिकली पास होने हैं। वाइल रिविंग द रिपोर्ट, जब मैनेजमेंट ऑफ द जीटीएल की मैनेजमेंट है, जब बेसिकली वो रिपोर्ट पढ़ी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म की, तो उनको क्या लगा कि जो भी मेथोडोलॉजी एंड सोर्सेज हैं जो फॉर्मुलेट हुए हैं रिकमेंडेशन देने के लिए, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और सम ऑफ द रिकमेंडेशन इज सीम टू बी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब फुली ट्रांसपेरेंट नहीं है, और कुछ रिकमेंडेशन सीम्स टू बी बेस्ड ऑन द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। द कंपनी आल्सो लर्न दैट एपीएल ऑफिसर कंसल्टेंसी सर्विसेज टू सर्टेन शेयर होल्डर रेजिंग कंसर्न अबाउट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो एपीएल है ना वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है टोटली। GTL wishes to ensure that its clarification are considered and necessary amendment are communicated to the investor and the policies on disclosure, communication and conflict of interest policies are fully adhered. GTL has appointed you a company secretary seeking your advice to engage with APL in compliance with the SEBI regulatory framework. तो इसमें SEBI regulatory framework की बात करी गई है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड हुए हो और आपको APL को एडवाइस करना है, ठीक है, और उसको बेसिकली बताना है SEBI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में और उसको ये सब चीज़ें देखनी है। इस क्वेश्चन में जीटीएल जो है, जीटीएल क्या चाहती है, जीटीएल ये चाहती है कि उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो कंसिडर की जाए रिपोर्ट के अंदर, नेसेसरी अमेंडमेंट की आर कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को बताई जाए, पॉलिसीज ऑन द डिस्क्लोजर्स क्या है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसीज आर फुली अदर्ड, ठीक है। तो आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है और आपको बेसिकली इन कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको गाइडेंस देंगे, आपको एडवाइस करना है। तो अब सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है, सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलता है, सेबी का एक मास्टर सर्कुलर है इसके रेफरेंस में,
ठीक है। सेबी का एक मास्टर सर्कुलर आया था मई 21 2024 को। ठीक है। और उस मास्टर सर्कुलर में कुछ प्रोसीजरल गाइडलाइंस आई थी। ठीक है। वो क्या कहती हैं कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म जो होगी वो बेसिकली डिस्क्लोज करेगी पॉलिसी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द वोटिंग। ठीक है। रिपोर्ट शेयर करेगी कंपनी के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन है विच इज सजेस्टेड बाय द कंपनी, मतलब अगर कोई क्लैरिफिकेशन सजेस्टेड करी है कंपनी ने, देन नीडफुल चेंजेस कैन बी मेड इन दी रिपोर्ट। ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर कोई चेंजेस, ज्यादा ही चेंजेस हैं, तो उस केस में क्या होगा, एडिशनल रिपोर्ट फिर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म लेके आएगी। ठीक है। तो ये सारी बातें का ध्यान रखना होगा प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को, ये सारे उसको गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। ठीक है। और क्या क्या करेगी, अपनी मेथडोलॉजी और रिसोर्सेज जो हैं वो भी डिस्क्लोज करने होंगे। ठीक है। क्लाइंट्स को, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर एक एक्सप्लिसिट फ्रेमवर्क बेसिकली वो तैयार करेगी। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सब मास्टर सर्कुलर में प्रोसीजर गाइडलाइंस में लिखी हुई है, एक सेबी का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो ये सब आपको मेंशन करना था अपने आंसर के अंदर, और उसके इन्हीं इसी के बेसिस पे एडवाइस करना था कंपनी को। ठीक है। तो ये टोटल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अगेन ये भी प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एलओडीआर से आया हुआ है। ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसे। Ayman Limited, a listed company, has recently received multiple complaints from its shareholder regarding the delayed receipt of dividend payment, non-receipt of annual report, and delay in issuance of the duplicate share certificates. Additionally, some debenture holders have raised grievances concerning the interest payment and maintenance of the security cover. तो देख रहे हो कि कंप्लेन रिसीव हो रही है रिगार्डिंग द डिविडेंड पेमेंट। दूसरा, पहला, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, डिले इन इशुएंस ऑफ द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो तीन कंप्लेन तो ये आ गई। फिर कुछ डिवेंचर होल्डर्स की कंप्लेन आई है, किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट पेमेंट के रिगार्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी कवर के रिगार्डिंग। ठीक है। कंपनी मैनेजमेंट क्या चाहता है, कंपनी मैनेजमेंट वांट टू एंश्योर दैट दीज इश्यूज आर एड्रेस्ड इन लाइन विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड एनहांस द ओवरऑल सैटिस्फैक्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है। तो कंपनी क्या चाहती है कि ये जितने भी इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाए टाइमली, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द कंपनी हैज अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, कंपनी के पास क्या है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। एज पर द रेगुलेशन नंबर 20 हमें एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी होती है। ठीक है। उसको चेयर कौन कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे हैं, विद अ कंपोजिशन ऑफ 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरपर्सन एक्सपेक्टेड टू अटेंड द अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग टू रेस्पॉन्ड द शेयर होल्डर क्वेरीज। तो ये सब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में बताया गया। एंड में आपसे क्या पूछे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ रहे हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की, क्या की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी सेबी रेगुलेशन के अंदर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था वो एलओडीआर का क्वेश्चन था, और रेगुलेशन नंबर 20 हमारी एलओडीआर की है, जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में बात करती है। ठीक है। और जब हम पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स एंड द डिबेंचर होल्डर्स, रिव्यू ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर द इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द वोटिंग राइट बाय द शेयर होल्डर्स, रिव्यू ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द लिस्टेड एंटिटी। तो ये सारी क्या है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की, जो आपको बेसिकली अपने डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था। आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी थी, स्टेक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी अंडर पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ एलओडीआर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, और आपको सिर्फ वो पॉइंटर्स में अपना आंसर लिखना था। तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर ऐसे ही लिखा होगा तो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बोर्ड ऑफ मेघनाथ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कन्वीन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग to approve the quarterly financial results. During the meeting, one director lost connectivity
and continued participation via telephone for the remaining agenda items. Another director who had not given prior intimation of his intention to join electronically logged in directly through video conferencing. Later, a shareholder challenged the validity of the board decisions, questioning whether the quorum was properly constituted. Examine the legal validity of this board meeting in the light of the Companies Act 2013. तो अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था कंपनीज एक्ट के ऊपर, और कौन से प्रोविजन आया था? कोरम के प्रोविजन आया, पूछा गया है। कोरम का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 174। रूल कौन सा है? रूल 3। ठीक है, रूल 3 ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर आप पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली कोरम की बातें दी गई। अब इस क्वेश्चन में था क्या? क्वेश्चन था कि कोई मीटिंग हो रही थी, बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जिसमें क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट बेसिकली अप्रूव होने थे। तो सिंपल सी बात है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट हम क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग, उसमें अप्रूव कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ड्यूरिंग द मीटिंग एक डायरेक्टर जो है उनकी कनेक्टिविटी नहीं रही, और उनका जो पार्टिसिपेशन उन्होंने ज्वाइन किया वो टेलीफोन से ज्वाइन किया फॉर द रिमेनिंग एजेंडा आइटम्स में। ठीक है, एक बात क्वेश्चन का जो एक की फैक्ट है वो समझ में आ गया कि कोई एक डायरेक्टर है जिन्होंने ड्यूरिंग द मीटिंग कनेक्टिविटी चली गई और उन्होंने रिमेनिंग एजेंडा आइटम में जो बेसिकली पार्टिसिपेट किया वो टेलीफोन के द्वारा पार्टिसिपेट किया। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है कि अनदर डायरेक्टर हु हैड नॉट गिवन प्रायर इंटीमेशन ऑफ हिज इंटेंशन टू जॉइन इलेक्ट्रॉनिकली लॉग्ड इन डायरेक्टली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्या बात है? आपको पता होगा, जब आपने रूल्स पढ़े होंगे, सेक्टर स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, तो उसमें ये होता है कि किसी भी डायरेक्टर को अगर इलेक्ट्रॉनिकली पार्टिसिपेट करना है बोर्ड मीटिंग के अंदर तो उसको प्रायर इंटीमेशन देना जरूरी होता है। ठीक है, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर भी प्रायर इंटीमेशन दे सकता है, और वो प्रायर इंटीमेशन 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर किसी केस में प्रायर इंटीमेशन नहीं आता तो कंपनी सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो डायरेक्टर जो है वो फिजिकली मीटिंग अटेंड करेगा। पर इस केस में क्या है कि प्रायर इंटीमेशन नहीं आया और उन्होंने डायरेक्टली लॉग इन कर लिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, पर वो मीटिंग में आ गए। अब शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं? शेयर होल्डर चैलेंज कर रहे हैं वैलिडिटी ऑफ द बोर्ड डिसीजन, क्वेश्चन कर रहे हैं वेदर द कोरम वाज प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड था या नहीं था। अब ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में अगर ये वैलिडिटी की बात कर रहा है बोर्ड डिसीजन की, और कोरम प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड है नहीं है, तो इसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ना तो इन्होंने स्ट्रेंथ बताई बोर्ड मीटिंग की जिसके बेसिस पे हम एनालाइज करें, असेसमेंट करें कोरम का, ना ही नंबर ऑफ डायरेक्टर बताए कि कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ये सब फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं। तो हम क्या मानते हैं कि इन बोथ द सिचुएशन में बेसिकली हम ये देखेंगे कि डायरेक्टर कैन बी पार्टिसिपेटेड या डायरेक्टर कैन बी काउंटेड इन कोरम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि ये जो दो डायरेक्टर्स हैं वो कोरम में काउंट होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, और यही आपको लिखना था। तो अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो है कि टेलीफोन से मीटिंग करना अलाउड है या नहीं है। ठीक है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है सेक्शन 173 में, कम और रूल्स में भी बात करेंगे हम। 173 में जो बात करता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स की बात करता है। यानी कि आप मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग वो ऑडियो विजुअल मीन से अटेंड कर सकते हैं या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टेलीफोन से मीटिंग अटेंड करने की बात है वो बेसिकली ऑडियो विजुअल मीन्स में नहीं आता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल मीन्स मतलब आप देख रहे हैं या फिर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और चेयरपर्सन जो है वो इंश्योर करता है, ठीक है, कि जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोर्ड बोर्ड मीटिंग में वो सुन भी पा रहे हैं, हम उनको सुन भी सकते हैं और हम उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, पर टेलीफोन में ऐसा नहीं होता। टेलीफोन में बेसिकली वीडियो तो ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो टेलीफोन जो है इज नॉट द राइट ऑप्शन, इज नॉट राइट मेथड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, गाइडेंस नोट जो है आईसीएसआई का वो भी यही बात बोलता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग से और टेलीफोन से मीटिंग आप अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, कंपनीज एक्ट में जो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के वेज बताए गए हैं वो ऑडियो विजुअल मीन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही बताए गए हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कहीं बात नहीं करी है। तो अगर कोई डायरेक्टर टेलीफोन से
बेसिकली मीटिंग अटेंड कर रहा है तो वो उसको उसका पार्टिसिपेशन नहीं माना जाएगा। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा कि जो रिमेनिंग एजेंडा आइटम है अगर उनका पार्टिसिपेशन जो है वो टेलीफोन के द्वारा है तो वो पार्टिसिपेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या जो शेयर होल्ड जो प्रायर इंटीमेशन अगर किसी डायरेक्टर ने नहीं दिया, अगर प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया और उन्होंने डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग अटेंड कर ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, क्या उनका पार्टिसिपेशन बोर्ड मीटिंग में माना जाएगा और वो कोरम में काउंट होंगे या नहीं होंगे? तो आंसर सिंपल है। प्रोविजन की बात कर लेते हैं। प्रोविजन क्या बोलते हैं? प्रोविजन ये बोलते हैं प्रायर इंटीमेशन देना मैंडेटरी है। शैल वर्ड का यूज हुआ है, मैंडेटरी है आपको देना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रायर इंटीमेशन अगर आपने नहीं दिया, ठीक है, तो हमारे जो चेयरपर्सन कंपनी सेक्रेटरी वो क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो मीटिंग बेसिकली जो डायरेक्टर है वो फिजिकली अटेंड करेगा। ठीक है, एक ये पार्ट दिया गया है। ठीक है। अब इस केस में उन्होंने प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया, तो जिस केस में कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि अगर प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया गया, अगर प्रायर इंटीमेशन डायरेक्टर ने नहीं दिया तो उसका बेसिकली पार्टिसिपेशन नहीं माना जाएगा अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया, पर गाइडेंस नोट में दिया गया है और वो आपकी मॉड्यूल में भी कवर्ड है। आप अपना मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उस मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि और वो गाइडेंस नोट के जो आईसीएसआई ने रिलीज किया है उसका रेफरेंस लेकर ही बात करी गई है। क्या गाइडेंस नोट जो आईसीएसआई का है उसका रेफरेंस लेके ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली बनाए हैं। पर वो पूछ तो कंपनीज एक्ट 2013 की बात है कि लीगल वैलिडिटी बताओ बोर्ड मीटिंग इन लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो लीगल वैलिडिटी भी हम प्रूव करेंगे, पर हम गाइडेंस नोट का रेफरेंस इसमें लिया गया है और आपके मॉड्यूल से ही आया हुआ है और मॉड्यूल में दोनों क्वेश्चन दिए भी गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मतलब एक पॉइंटर बनाया है और उनसे क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो एक बार हम गाइडेंस नोट देख लेते हैं गाइडेंस नोट कहता क्या है। देखिए, गाइडेंस नोट मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है और गाइडेंस नोट देखेंगे, ये गाइडेंस नोट है और गाइडेंस नोट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ अ डायरेक्टर। देखिए, मेंशन किया हुआ है गाइडेंस नोट में पार्टिसिपेशन ऑफ अ डायरेक्टर इन मीटिंग बाय टेलीफोन और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मोड व्हिच डज नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ एक्ट में क्या है, कौन से मोड की बात करें, ऑडियो विजुअल मीन्स की बात करिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करिए। ठीक है, तो विच डज नॉट कंफर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेलीफोन जो है वो बेसिकली वो वाली रिक्वायरमेंट को कंफर्म नहीं करता। कैन नॉट बी कंसिडर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात क्या करता है, अगर मीटिंग मीटिंग वो डायरेक्टली अटेंड कर लेता है विदाउट एनी गिविंग एनी प्रायर इंटीमेशन, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बोलते हैं a director cannot participate in a board meeting through electronic mode from his end if the company does not provide such facility at a specified location, since it is necessary to take a due and reasonable care to safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures। मतलब एक जो डायरेक्टर है वो बोर्ड मीटिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अपने एंड से अगर कंपनी ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी स्पेसिफाइड लोकेशन पे, सिंस इट इज नेसेसरी टू टेक अ ड्यू एंड रीजनेबल केयर टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग। मतलब डायरेक्टर खुद के एंड से मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता अगर बेसिकली कंपनी ने अगर फैसिलिटी नहीं दी, तो इस केस में तो कंपनी ने फैसिलिटी दी ही नहीं होगी ना। मतलब जब उसने इन कंपनी को नोटिफाई ही नहीं किया, कंपनी को इंटीमेट ही नहीं किया, तो बेसिकली कंपनी ने उसको वो फैसिलिटी दी ही नहीं होगी। कंपनी ने बेसिकली जो कह सकता हूँ कि मैं कंपनी को जो इंतजाम करने थे इलेक्ट्रॉनिक मोड से अटेंड करने के लिए मीटिंग को, वो तो सब कंपनी ने उस डायरेक्टर के लिए अवेलेबल करी ही नहीं होंगे। तो ये सिंपल बोलता है कि डायरेक्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अ बोर्ड मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फ्रॉम हिज एंड इफ द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड सच फैसिलिटी। तो इसका आंसर यहीं से ही बनता है। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, इंटरप्रिटेशनल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगेन हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। प्रायर इंटीमेशन का जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो इन बोथ द केसेस ये जो दोनों डायरेक्टर हैं वो फोरम में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो लीगल वैलिडिटी तो आप नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको ना तो स्ट्रेंथ दी गई है, ठीक है, ना ही आपको ये बताया गया कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है कितने डायरेक्टर एब्सेंट है। पर आप इनमें ये जरूर बता सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्टर जो है वो कोरम में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Blue Wave Pharmaceutical Limited, a listed company, has a robust internal policy to prevent the insider trading in line with SEBI PIT regulations. The company compliance officer maintains a structured database of unpublished price-sensitive information and person with access to it. तो अभी तक तो इतना पता चल गया होगा कि पीआईटी रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। Employees undergo periodic training on insider trading norms. Recently, a senior R&D scientist was found sharing trial result of a new drug with a close friend before official disclosure. The compliances officer initiated an inquiry, imposed penalty, and reported the incident to SEBI, strengthening internal control and demonstrating adherence to the regulations. तो इसमें हुआ क्या है कि कंपनी का जो एक एम्प्लॉई है वो कोई पीरियोडिक ट्रेनिंग में गया था उन इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स में, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मेनली क्वेश्चन की बात करूँ तो सीनियर R&D साइंटिस्ट था जिसने बेसिकली अब जो शेयर कर दिए हैं ट्रायल रिजल्ट किसी अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, ऑफिशियल डिस्क्लोजर होने से पहले, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ना कि senior R&D scientist was found sharing trial result of new drug with close friends before the official disclosure. यानी कि ऑफिशियल डिस्क्लोजर होने से पहले R&D साइंटिस्ट ने अपने कुछ मतलब कंपनी के कुछ ट्रायल रिजल्ट शेयर कर दिए किसी क्लोज फ्रेंड के साथ। द कंप्लायंस ऑफिसर को वो बात पता चली और उसने इंक्वायरी इनिशिएट करी, पेनल्टीज लगाई और रिपोर्ट करा सेबी को ये वाला इंसिडेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द इंटरनल कंट्रोल दैट ब्लू वेव कैन इंप्लीमेंट टू इफेक्टिवली प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। अब आपको क्या बताना था, क्या क्या इंटरनल कंट्रोल बेसिकली जो ये कंपनी है ब्लू वेव फार्मास्यूटिकल वो इम्प्लीमेंट करेगी टू इफेक्टिवली प्रिवेंट करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग। तो क्या क्या होंगी इंटरनल कंट्रोल, क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल ब्लू वेव फार्मास्यूटिकल कंपनी इंप्लीमेंट करेगी। पहला, स्ट्रक्चरल डिजिटल डाटाबेस मेंटेन करेगी। अभी स्ट्रक्चरल डिजिटल डाटाबेस तो आपको पता होगा, जिन्होंने स्टूडेंट ने पेपर दिए उन सब ने बेसिकली डिस्क्लोजर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। और पीआईटी रेगुलेशंस भी पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिजिटल डाटाबेस की बात की गई, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूपीएसआई। तीसरा, इंप्लीमेंट करेगी कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट सेबी रेगुलेशन, पीआईटी रेगुलेशंस में मेंशन्ड है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एयर डिस्क्लोजर। उसके बाद ट्रेडिंग विंडो मैकेनिज्म, ये सब इंटरनल कंट्रोल्स हैं। मॉनिटरिंग, और क्या हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये सब रेगुलेशंस में भी मेंशन है। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पीआईटी रेगुलेशंस की, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे। एंड लास्ट वन इज एनफोर्समेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये क्वेश्चन कह सकता हूँ मोर ऑफ प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आपके पास प्रोविजंस रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी था इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, ट्विंकल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, अ फैमिली ओन्ड कंपनी, प्लान टू एक्सपेंड इंटरनेशनली and it's exploring model for long-term sustainability. The board is studying family business practice globally, especially in Germany and Japan. The company is particularly interested in succession planning, continuity strategies that ensure longevity over multiple generations. As a corporate governance consultant, advise the company on the key lessons it can learn from the Japanese IE system. ठीक है, फैमिली बिजनेस की बात हो रही है, फैमिली बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। की लेसन इट कैन लर्न फ्रॉम द जापानीज आई सिस्टम, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया हुआ था। जापानीज आई सिस्टम को बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना था, इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना था जापानीज आई सिस्टम, ठीक है। और साथ में व्यूज आपको अपने बताने थे, इसमें लिखा हुआ है ना, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एडवाइज द कंपनी ऑन द की लेसन इट कैन लर्न फ्रॉम द जापानीज आई सिस्टम, ठीक है। तो आपको एडवाइस करना था की लेसन आपने क्या लर्न करे जापानीज आई सिस्टम, तो आपको कॉन्सेप्ट तो लिखना ही था कि पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है आई सिस्टम, प्लस अपने व्यूज भी बताने थे, ठीक है। तो आई रिप्रेजेंट अ बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ होम ऑन एन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। तो बेसिकली जो होम एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को बेसिकली शेयर करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की बात करी गई है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस था, कॉन्सेप्ट है एक आई सिस्टम का, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, आपके मॉड्यूल में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना था।
क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। तो अगेन आपको दो यहाँ पे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 ए। Shopper Private Limited, a fast-growing e-commerce platform, faced challenges with the inconsistent product description, duplicate listing, and inaccurate pricing across multiple sellers. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कीवर्ड है ये सब। फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करी गई है। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब उनके चैलेंजेस थे। डुप्लीकेट लिस्टिंग थी, इनएक्यूरेट प्राइसिंग थे अक्रॉस मल्टीपल सेलर्स। टू एड्रेस दिस, इट implemented a strategy aimed at ensuring accuracy, consistency, and compliance in all the product related data. This strategy includes standardized product taxonomy, mandatory data quality checks before listing go live, and integration of the AI-driven tools to detect in images, description, and prices. A centralized product information management system was introduced to unify data across the categories and sales channels. ठीक है, रेगुलर ऑडिट्स, सेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिफाइन एस्केलेशन प्रोटोकॉल फॉर इनकरेक्ट डाटा वेयर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नेंस फ्रेमवर्क। एज अ रिजल्ट क्या मिला हमको? कस्टमर कंप्लेंट ड्रॉप बाय 35%, रिटर्न रेट डिक्रीज हो गए। ठीक है, सर्च टू परचेज कन्वर्जन इंप्रूव हो गया। इनिशिएटिव एनहांस कस्टमर ट्रस्ट, compliance with consumer protection norms, streamline seller onboardings, making Shopify more competitive in the crowded e-commerce market. अब आपको बताना क्या था? Outline the key point which an e-commerce business should consider for designing the product data governance strategy. तो मतलब कुल मिला के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक उन्होंने उठा के दे दिया, एक स्टडी बनाई, ठीक है, और एक क्वेश्चन उठा के दे दिया डायरेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल। की पॉइंट्स बताओ ई कॉमर्स बिजनेस के क्या होंगे जो एक बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस को कंसिडर करने होंगे फॉर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट डाटा एंड गवर्नेंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो डाटा गवर्नेंस का क्वेश्चन था ये, जैसे कि क्वेश्चन खुद से ही बता रहा है कि डिजाइनिंग प्रोडक्ट डाटा गवर्नेंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती हैं, क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं जो एक ई कॉमर्स बिजनेस को अडॉप्ट करने होंगे? ईज ऑफ यूज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ईज ऑफ यूज हो गया। ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट डाटा लाइफ साइकिल। थर्ड पॉइंट इज प्री वैलिडेशन एंड एसेट अडॉप्शन। फोर्थ वन इज कंट्रोल्ड डिलीवरी एंड कवरेज मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंटर्स लिखने थे। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ईएसजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पर केस स्टडीज भी दी गई हैं, तो क्योंकि ये पूरा पेपर जो है वो थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरी अच्छे से, हेडिंग्स, प्रोसीजर आपको अच्छे से लर्न करने होंगे, तभी आप ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स बेसिकली जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आपकी थ्योरी एक तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको प्लस प्रोसीजर अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, की पॉइंट्स आपको रिटेन होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, तो यही सब थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट, रवि अ सीनियर प्रोक्यूरमेंट मैनेजर एट ग्रीन टेक सॉल्यूशन फेस द डिलेमा। अब डिलेमा का नाम सुनते ही क्या याद आता है? एथिकल डिलेमा। यही आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, एथिकल डिलेमा। हिज कंपनी इज इनवाइटेड बिड फॉर मल्टी करोड़ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ये मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकता, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। One of the bidder, Ecomart Private Limited, was owned by Ravi close friend. Ecomart submitted the most competitive bid. अब ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा। रवि जो है एक सीनियर प्रोक्यूरमेंट मैनेजर है ग्रीन टेक सॉल्यूशन में। ठीक है, उसकी कंपनी ने बिड्स इनवाइट करी है मल्टी करोड़ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, रवि की कंपनी है। वन ऑफ द बिडर कौन है उसका? इको मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो कौन ओन करता है? रवि का क्लोज फ्रेंड ओन करता है। ठीक है, बिडर कौन है? यानी कि बिडर जो है वो रवि का क्लोज फ्रेंड है। Ecomart submitted the most competitive bid. Ecomart ने submit करी, offering the quality product at a lower price than other vendors. However, the company policy clearly required the employee to declare any conflict of interest and recuse themselves from the related decision making. ठीक है, कंपनी की पॉलिसी क्या है? कंपनी की पॉलिसी बोलती है क्लियरली एम्प्लॉयज डिक्लेयर करें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एंड रिक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम द रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रवि फ्रेंड प्राइवेटली एश्योर्ड हिम ऑफ ए जनरस थैंक यू गिफ्ट इफ ई कॉमर्स सिक्योर द डील। तो ये प्राइवेटली उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था।
ठीक है। रवि न्यू अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू ई-कॉमर्स विदाउट डिस्क्लोजर वुड बेनिफिट द कंपनी फाइनेंशियली बट कुड आल्सो ब्रीच द कंपनी कोड ऑफ एथिक्स। मतलब एक कॉम्पिटिटिव बिड उसने सबमिट करी थी तो उससे कंपनी को फायदा तो होने वाला था, पर अगेन दूसरी साइड दिस विल ब्रीच द कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स, कंपनीज के कोड ऑफ एथिक्स को ब्रीच करेगा एंड लेड टू द पर्सनल एंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। Here decide whether to maintain a professional integrity, या तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करे बाय रिपोर्टिंग द कॉन्फ्लिक्ट, और एक्ट इन हिज फ्रेंड फेवर, या अपने फ्रेंड के फेवर में क्या करे, एक्ट करे, एंड रिस्क हिज रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन को रिस्क करे, क्योंकि बेसिकली अगर वो अपने फ्रेंड को फेवर करेगा और बाद में कंपनी को पता चला तो उसकी रेपुटेशन का तो लॉस हो जाएगा। तो रवि वॉज इवेल्युएटिंग वेरियस अप्रोचेस टू सॉल्व हिज एथिकल डिलेमा, एडवाइस रवि। तो दो एथिकल डिलेमा थे उसके पास। कौन सा? पहला एथिकल डिलेमा था कि whether to maintain the professional integrity by reporting the conflict। ठीक है। और दूसरा था अपने फ्रेंड के लिए फेवर करे और रिस्क हिज रेपुटेशन। ठीक है। अब आपको अप्रोचेस बतानी थी, क्या क्या उसके पास ऑप्शन थे, इवेल्युएटिंग वेरियस अप्रोचेस टू सॉल्व हिज एथिकल डिलेमा। ठीक है। तो ये क्या था, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। आपके मॉड्यूल में काफी सारी केस स्टडी एथिकल डिलेमा के ऊपर दी गई हैं, अगर आपने पढ़ी होंगी तो उस केस स्टडी में वही सब है। ठीक है। तो एग्जामिनर ने भी एक क्वेश्चन फ्रेम किया, केस स्टडी दी और उसके बेसिस पे आपसे आंसर पूछा है। ठीक है। वही पैटर्न है केस स्टडीज का। तो जब आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या लिखना था, स्टेप्स क्या होंगे टू रिजॉल्व द एथिकल डिलेमा। ठीक है। जब भी तो आप अप्रोचेस पता लगा पाएंगे। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 बोलता है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होंगे। स्टेप 2 व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्शंस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इवेल्युएशन करना है एक्शंस का। स्टेप 3 डिसीजन बनाना एंड एंड एक्ट ऑन सच डिसीजन, या एक्ट ऑन कमिटमेंट। फोर्थ स्टेप क्या होगा, इवेल्युएट द सिस्टम, सिस्टम को इवेल्युएट करना। ठीक है। तो 4 स्टेप होंगे। पहला क्या है, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन उसको अवेलेबल थे। ठीक है। आपको पेपर में ये स्टेप तो लिखने ही थे, ये तो हेडिंग थी, और फिर आपको कोर्स ऑफ एक्शन भी क्या क्या अवेलेबल थे वो भी लिखने थे। तो प्योरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, केस स्टडी दी हुई थी, आपको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना था, और वो बेसिकली आपको अल्टरनेटिव्स लिखने थे। क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, पहला अल्टरनेटिव है या तो वो चुप रहे, ठीक है, कंपनी को डिस्क्लोज करे ही ना। ठीक है। दूसरा, डिस्क्लोज कर दे कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और रिक्यूज देमसेल्फ, ठीक है, पार्टिसिपेट ही ना करें बिड प्रोसेस में, बिड प्रोक्यूरमेंट में। दूसरा, अपने फ्रेंड को बता दे सर, ठीक है, कंपनी को डिस्क्लोज ना करें, अपने फ्रेंड को बता दे। ठीक है। दूसरा, रिकमेंड करे रिजेक्शन, कंपनी को बोल दे कि रिजेक्ट कर दो बिड को, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये क्या है, ये ऑप्शंस है। अब की क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बेसिकली इवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो की क्वेश्चन उसके सामने क्या क्या आएंगे, हु विल बी हेल्प, हु विल बी हार्म्ड, व्हाट बेनिफिट एंड रिस्क इन्वॉल्व, एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो इन सबको बेसिकली आपको एलिबरेट करके लिखना था। ठीक है। थर्ड वन इज डिसीजन लेना था, उस इन कोर्स ऑफ एक्शन में उसको एक तो ही डिसीजन लेना था। तो मोस्ट एथिकल एंड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, बेसिकली जिस मोस्ट एथिकल जो एक्शन था वो कौन सा था, आपको क्या लगता है, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली डिस्क्लोज करे और खुद को रिक्यूज कर ले कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये क्या था, मोस्ट एथिकल अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन था। तो ये अगर उसने डिसीजन लिया तो स्टैंड इट फर्मली इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल लॉस और प्रेशर, मतलब फ्रेंड का प्रेशर आ रहा है या उसको कोई पर्सनल लॉस हो रहा है, ठीक है, उसके इररिस्पेक्टिव वो क्या करे, इस डिसीजन पे खड़ा रहे। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएट द सिस्टम। इवेल्युएट द सिस्टम को कैसे इवेल्युएट करोगी, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी का एविडेंस हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा, रेगुलर ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयज को दी जा रही है, नहीं दी जा रही। ठीक है। कंटिन्यूड एम्प्लॉयज को सेंसिटाइज किया जा रहा है अबाउट द एथिकल प्रैक्टिसेस टू बी अडॉप्टेड। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सिस्टम क्या है कंपनी का, तो ये सब उसको इवेल्युएट करना। तो यही सारी बातें आपको पेपर में लिख के आनी थी, और इन सब स्टेप्स को आपको क्या करना था, एलोबरेट करना था, एक्सप्लेन करना था।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। जिन स्टूडेंट्स ने केस स्टडीज की प्रैक्टिस किया होगा अच्छे से, जो मॉड्यूल में दिए हैं, वो इसका आंसर इजीली कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, InfoTrust Limited, a leading IT-enabled service company, manages sensitive client data from the global banking, healthcare, and e-commerce firms. With increasing digital transaction and reliance on cloud-based operations, the company face risk of data breaches, unauthorized access, and regulatory non-compliances. Recently, a client raised concern after discovery that data storage practices in one of the InfoTrust offshore center did not comply with the EU General Data Protection Regulations. ठीक है। At the same time, domestic regulator have emphasized compliance with Indian Digital Personal Data Protection Act. ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। पहला कि कंसर्न रेज हुआ है कि जो इन्फो ट्रस्ट ऑफशोर सेंटर्स हैं वो कंप्लाई नहीं कर रहे ईयू जनरल डाटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स को, और जो डोमेस्टिक रेगुलेटर जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं कंप्लायंस विद डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को। ठीक है, तो दो बातें हो गई हैं। Which require company to establish strong mechanisms for data privacy, security, and accountability. The board of Info Trust recognized the poor data governance could result in legal penalties, reputation, and erosion of the client trust. Investor and client are like demanding a comprehensive data governance study ensuring data accuracy, transparency, privacy protection, and ethical usage. Given the development in technology, the management suggested the use of AI in data governance. Management क्या suggest कर रहा है at the end कि use of AI in data governance. Outline the benefit of AI powered governance. इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, लेंथ आप क्वेश्चन की देख सकते हैं। ठीक है, और हाफ पेज का क्वेश्चन दिया, और लास्ट में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बेनिफिट ऑफ एआई पावर डाटा गवर्नेंस। बेनिफिट बता दो आप एआई पावर डाटा गवर्नेंस। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो लास्ट में एक बार देख लें क्वेश्चन क्या पूछा गया है अल्टीमेट आपसे। ठीक है, आप कहानी ना लिख के आए, आप डायरेक्ट बेसिकली आंसर लिखें कि बेनिफिट क्या होंगे। तो चैप्टर नंबर 9 से डायरेक्ट क्वेश्चन था, बेनिफिट क्या होंगे एआई पावर डायरेक्ट डाटा गवर्नेंस के। तो बेनिफिट क्या होंगे, पहला बेनिफिट होगा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा, दूसरा ऑटोमेट डाटा कंप्लायंसेस, तीसरा डेमोक्रेटिक डाटा, एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेंथ डाटा सिक्योरिटी। ये क्या है, ये सारी बेनिफिट्स हैं जो बेसिकली आपको मेंशन करने थे इस क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट इसका अल्टरनेट में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, Suvita and Sumita were friends and batchmate in MBA. They started a business called Locosilk, a startup which procured silk garment locally for exporting to other countries. The idea came from their strong understanding of the local sources and the niche market skills. They wanted to tap the unexplored local procurement and develop a robust supply chain. Explain the local procurement program and its benefit. Again ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, LPP पूछा है, लोकल प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या बेनिफिट होते हैं और क्या लोकल प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम होता है। बेसिकली लोकल प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम या लोकल प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली लोकल प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी एंड द एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज ऑफ द एसएमईज। तो किसके बीच का गैप दूर करता है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज और जो हमारी एमएसएमईज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है। ठीक है, तो ये एलएलपी आपको एक्सप्लेन करना था और उसके बेसिकली बेनिफिट लिख सकते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, बेनिफिट क्या हो सकते हैं, एक तो लोकल सप्लाई को बेनिफिट देगा। ठीक है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम को शॉर्टन करेगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी। ठीक है, इन हेल्प करेगा टू मीट द सीएसआर टारगेट्स। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स आपको लिखने थे इस 5 मार्क्स के लिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमंदा पीएलसी, अ मीडियम साइज यूके लिस्टेड कंपनी। तो ये किसकी बात कर रहा है, यूके लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। सीकिंग टू एनहांस इट्स बोर्ड लेवल ओवरसाइट ऑफ साइबर रिस्क फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ द यूके न्यू साइबर गवर्नेंस कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि publication of the UK new cyber governance code of practice. Nayan, a compliance professional, has been requested to advise the company on applying the code principle into boardroom governance. ठीक है, तो नयन कौन है, एक कंप्लायंस प्रोफेशनल है, उसको रिक्वेस्ट किया गया एडवाइस करें कंपनी को ऑन अप्लाइंग द न्यू कोड जो आया हुआ है बोर्डरूम गवर्नेंस
इन द बैकग्राउंड द यूके साइबर गवर्नेंस कोड एडवाइज द कंपनी इन अलाइनिंग विद द कोड प्रिंसिपल एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिस फॉर साइबर रिस्क। तो अगेन स्टूडेंट को बेसिकली क्वेश्चंस, जब भी स्टूडेंट प्रिंसिपल याद नहीं करते कि प्रिंसिपल इतने सारे हैं कैसे याद करें, अब आईसीएसआई ने प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया है, और वो प्रिंसिपल क्या दिया है, यूके गवर्नेंस कोड 2024 जो है उसके ऊपर है। ठीक है, और ये कब से अप्लाई था, ये कब से एप्लीकेबल है, ये 1 जन 2025 से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल में दिया हुआ है यूके गवर्नेंस कोड 2024। ठीक है, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं अबाउट द बोर्ड लीडरशिप, अबाउट द डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिट, रेम्यूनरेशन क्या होगी, कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवेल्युएशन क्या होगा। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें दी हुई हैं मॉड्यूल में, तो ये वहाँ से आपको लिखना था, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zona Limited is planning to go for an IPO and appointed Well, a company's practicing company secretary, to support them in this process. During one of the meeting, Well informed the board of directors of Zona Limited the company has to host certain information on its website and should provide timely update to support the investor transparency and regulatory compliance. तो important part क्या है, कंपनी हैज़ टू होस्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट, कंपनी को बेसिकली कुछ डिस्क्लोजर देने होंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, एंड टाइमली अपडेट सपोर्ट इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। द बोर्ड मेंबर आस्क्ड वेल टू एक्सप्लेन द की कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आर लिस्टेड कंपनीज रिक्वायर्ड टू होस्ट ऑन द वेबसाइट। अब उससे क्या पूछा गया है, की कंप्लायंसेस क्या है, की कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है जो लिस्टेड कंपनी को वेबसाइट के ऊपर देनी होती है। Prepare a brief note indicating the information that a listed company should show hosts on its website as per the SEBI LODR regulation। ठीक है, तो LODR का ये क्वेश्चन था, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था, और इसमें आपको LODR कंटेंट लिखना था, डिस्क्लोजर का क्या होता है। तो रेगुलेशन नंबर 46 ऑफ LODR रेगुलेशन है जो बेसिकली डिस्क्लोजर बताती है वेबसाइट में हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, बोर्ड कॉम्पोजिशन, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो ये हमारा पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन हो गए एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी भी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की जो केस स्टडी है वो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड था। हम बेसिकली इस वीडियो में की पॉइंटर्स यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि केस स्टडी जो है काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो वही अप्रोच रहेगी, पहले हम बेसिकली क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे, क्वेश्चंस क्या दिए हैं, अल्टीमेटली वो हमसे पूछ क्या रहा है। Explain the role and responsibilities of the DIL independent director in the context of the Companies Act and the SEBI LODR regulation। तो इतना तो पढ़ के समझ में आ गया है, कंपनीज एक्ट और LODR के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं है, प्रोविजन पूछ रहा है कंपनी। अब वो पूछ क्या रहा है प्रोविजन में से, वो पूछ रहा है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द DIL इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो ये कहाँ पर डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, अगर मैं बात करूँ, ये शेड्यूल 4 है हमारे पास कंपनीज एक्ट का, जो कि क्या बताता है, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें सेपरेट मीटिंग्स की बात करी गई है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करी गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, या फिर बोर्ड का जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी गई है, ड्यूटीज की बात करी गई है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट का रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, शेड्यूल 4 ऑफ द कोड ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एलओडीआर में कहाँ बात करी गई है, एलओडीआर में बात करी गई दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है, रेगुलेशन नंबर 25। तो वहाँ पे कुछ ड्यूटीज भी लिखी हुई है, तो हमें उसका रेफरेंस देना पड़ेगा अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द फैक्टर एंड पैरामीटर टू बी कंसिडर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेसिकली कौन कौन से पैरामीटर फैक्टर्स हमको कंसीडर करेंगे, करने पड़ेंगे फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो फैक्टर एंड पैरामीटर्स बताने, तो अगेन ये भी आपके मॉड्यूल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ पे स्पेसिफाई करे गए हैं क्या क्या पैरामीटर हम कंसीडर करेंगे फॉर द इवैल्यूएशन। तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक बार देख लें। ठीक है, तो पैरामीटर की अगर मैं बात करूंगा तो पहला, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर क्या होने वाला है, मेंटेनेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो अपनी इंडिपेंडेंस तो मेंटेन करेगा एज पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट जजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज
कंप्लायंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसका कंप्लायंस होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर करे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बेसिकली उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन और वैल्यू एडिशन क्या है। उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एंड वैल्यू एडिशन क्या है, किसमें, जो कि डिस्कशंस होते हैं बोर्ड मीटिंग्स में। ठीक है। और क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इन डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन एट द बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए स्पेसिफिक है। अगेन आपके मॉड्यूल में कैसे दिया गया है, आपके मॉड्यूल में कुछ पैरामीटर्स डायरेक्टर, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके लिए दिए गए हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए दिए गए हैं। पर वहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो इवेल्युएशन के पैरामीटर्स हैं वो सेम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाले भी हैं, और उसके एडिशन में ये जो मैंने पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं वो वाले आपको मेंशन कर रहे थे। मतलब कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं फॉर द डायरेक्टर एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और कॉमन पैरामीटर के अलावा कुछ ये पैरामीटर हमने अभी जो डिस्कस किए हैं, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड द नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सरसाइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो ये पैरामीटर भी आपको लिख देते हैं। ठीक है। अभी तक हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी है और इन क्वेश्चन को बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, आउटलाइन द इम्प्लीकेशन ऑफ द सीएसआर इररेगुलरिटीज बाय द कंपनी। इम्प्लीकेशन क्या होगा सीएसआर इररेगुलरिटीज का, तो इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती हैं जो कि कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई हैं, तो हमको वो मेंशन करनी थी यहाँ पे। उसके बाद बोला सजेस्ट वेज टू स्ट्रेंथ द सीएसआर गवर्नेंस टू अवॉइड मिसयूज ऑफ द सीएसआर। तो कुछ वेज बताओ जिससे हम सीएसआर गवर्नेंस को इम्प्रोवाइज करें, इंप्रूव करें, जिससे मिसयूज सीएसआर को, जो मिसयूज हो रहा है सीएसआर फंड का, उसको हम बेसिकली अवॉइड कर सकें। ठीक है, ये भी बात करेंगे, थोड़ा एक केस स्टडी से रिलेटेड है, पहले देख के आए ना क्या मिसयूज हो रहा है, तो वो उसके लिए हमें केस स्टडी में जाना पड़ेगा। Next, how weak risk management contributed to crisis at DIL and recommend step to strengthen the risk framework। ठीक है, मतलब कोई रिस्क वीक रिस्क मैनेजमेंट की वजह से कुछ क्राइसिस हुए हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली स्टेप्स बताने हैं टू इम्प्रूव द रिस्क फ्रेमवर्क। तो इसके लिए भी हमें बेसिकली केस स्टडी पे एक बार पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडी काफी बड़ी है तो हम लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम देख लेंगे। चलिए एक बार थोड़ा डालते हैं नजर। दृश्य इंफ्राटेक लिमिटेड was incorporated 1998 as a private company। तो अगेन प्राइवेट कंपनी, was converted to public limited company ओके 2007 में, and got listed। तो नाउ DIL क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है। When it undertook large scale expansion in construction, energy and allied manufacturing services, headquarter चेन्नई में है, rapidly diversified into real estate, renewable energy, logistics हैं, और financial services देता है अपनी सब्सिडीज के थ्रू। पेड अप कैपिटल इसकी 1200 करोड़ है, टर्नओवर 850 करोड़ है। DIL पोजीशन इटसेल्फ अमंग इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, 12 मेंबर्स हैं, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अभी तक, मतलब इंक्लूडिंग 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 वीमेन डायरेक्टर है, प्रमोटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, अभी तक मैं ये कह रहा था कि अभी तक इसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो बस वो ही हमें देखना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे दिमाग फिक्स हो जाता है कि किस किस पॉइंट पे हमें बेसिकली क्या क्या हमारे कीवर्ड हो सकते हैं, किस पॉइंट पे हमें बेसिकली फोकस करना है। Through compliance with the provision of the Companies Act, SEBI and ODI regulation, proxy advisory firm often commented that the independence of the director was more on paper than in substance, given the long-standing personal and the professional ties of most independent director with the promoter family। अब प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म यहाँ पे क्या बोल रही है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म कमेंट कर रही है कि इंडिपेंडेंट जो है डायरेक्टर्स की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, वो सिर्फ पेपर पर है। ठीक है, और लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल टाई अप्स हैं या टाइज हैं उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, किसके, जो प्रोमोटर फैमिली के डायरेक्टर हैं उनसे। ठीक है। तो अगेन जब ही क्वेश्चन बन रहा है ना इवैल्यूएशन को रिलेटेड, ड्यूटीज को लेकर उनकी क्या हो सकती है, क्योंकि वो ड्यूटीज अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इसलिए वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो इस ये रिलेवेंट कीवर्ड्स थे। Other mandatory committees were duly constituted, but their functioning was perfunctory, with decision driven largely by the promoter chairman Ranjan, whose family collectively held 58% of the company's equity। कहता है कि मैंडेटरी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, जैसे ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सीएसआर कमेटी, वो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, पर जो उनके डिसीजन है वो कौन लेता है, प्रोमोटर चेयरमैन रंजन लेता है, जिसकी फैमिली कलेक्टिवली 58% कंपनी का इक्विटी होल्डर थी। ठीक है।
In the early year of its growth, DIL emphasized on being a compliant organization and even claimed to have adopted global best practices, including OECD principles, governance, and United Nations Sustainable SDGs. It presents glossy annual reports showcasing commitment to ESG's values, including BRSR, in line with the SEBI mandate for top 1,000 listed entities. ठीक है. Its renewable energy subsidy claimed reduction in carbon emissions, while its logistic arm spoke of gender diversity in employment, and its financial service subsidy highlight financial inclusion efforts. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक इसमें. उसके बाद कंपनी अपीयर्ड ऑफ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन अलाइनिंग सीएसआर एक्टिविटीज स्पेंडिंग ओवर 50 करोड़ एनुअली एजुकेशन सैनिटेशन पे. सीएसआर का भी क्वेश्चन है हमारा एक. ठीक है, तो कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा स्पेंड कर रही है एजुकेशन सैनिटेशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ठीक है. DL also declare its adoption of the integrated reporting framework in accordance with international standards. ठीक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट ये है. However, beneath the surface, tension were growing. Whistleblower complaint pointed to irregularities in awarding EPC contract to related entities. Statutory auditor raised concern about inadequate internal controls. यानी कि statutory auditor क्या कर रहा है? Basically concern raise कर रहा है about the inadequate internal controls. Minority shareholder question about the opaque decision making process. मतलब decision making process सही नहीं है कंपनी में. ठीक है. उसके बाद एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हाईलाइटेड है. डीआईएल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज कॉज्ड लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन. अगेन सस्टेनेबिलिटीज पे ये फोकस कर रहे हैं. वायलेटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस. डिस्क्लोजर इन द बीएसआर रिपोर्ट वाज सेलेक्टिव रेदर देन कॉम्प्रिहेंसिव. सेलेक्टिव डिस्क्लोजर है. ग्लोबल ईएसजी रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेडेड डीआईएल गवर्नेंस स्कोर साइटिंग वीक बोर्ड इंडिपेंडेंस. तो रेटिंग भी इनकी घट गई है. पुअर डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब रिस्क में आपके जब आप रिस्क वाला आंसर दोगे ना फोर्थ पार्ट, वहां पे ही काम आएंगी. Unraveling began in 2024 when an investigative journalist exported DIL has overstated its renewable energy achievement in substantial report. मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ओवरस्टेट कर रखा है renewable energy achievements को. An independent director review found that only 40% of the claimed solar capacity was functional, with the rest being under litigation or awaiting approvals. SEBI initiated an inquiry under SEBI LODR examining these statements in annual reports. Again ये भी important है compliance perspective से. ठीक है, इंक्वायरी इनिशिएट हुई है. उसके बाद एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रिसीव कंप्लेन एलिजिंग साइपनिंग ऑफ फंड्स थ्रू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. उसके बाद भी शेल कंपनीज कंट्रोल बाय रिलेटिव प्रमोटर डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट एक्टर इंस्टीड ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर ड्यूटीज रिमेन पैसिव लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट देयर इफेक्टिवनेस. फर्दर CSR fund which was supposed to be sent on rural education were allegedly diverted to the trust managed by the promoters. ठीक है. Institutional investors guided by the proxy advisory firm began voting against the board resolution. Poor governance practices. DIL construction site पे 14 contract worker killed, revealing lapses in occupational health and safety standard. तो ये health and safety risk को दर्शाता है. ठीक है. Violation of SDG 8 ESG social safeguard which directly contradict DIL sustainability commitments. ठीक है. उसके बाद मीडिया बैकलैश एंड सोशल मीडिया एक्टिविज्म डैमेज डीएल रेपुटेशन. तो रिस्क रेपुटेशनल रिस्क वाली बात की गई है यहाँ पे. राइजिंग 30% फॉल इट शेयर प्राइस विद इन वीक्स. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेडेड. क्रेडिट रेटिंग भी उनकी नीचे आ गई है. द बोर्ड वाज अक्यूज्ड ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया. इन रिस्पांस बोर्ड अनाउंस द सेपरेशन ऑफ द रोल ऑफ चेयरपर्सन. अब बोर्ड क्या क्या अनाउंस कर रहा है? बोर्ड अनाउंस कर रहा है सेपरेशन ऑफ द रोल ऑफ चेयरपर्सन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑडिट कमेटी विद ट्रूली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, appointment of Big Four firms to conduct a sustainability audit. Yet damage has been done. Foreign investors withdraw funds. Retail shareholder file class action suit under the Companies Act, Section 245. And regulator imposed penalties. While the company had complied with the statutory mandates such as appointing director, committees, disclosing CSR spend, it failed to internalize the spirit of accountability, transparency, fairness and responsibility. ठीक है, ये हमने केस स्टडी पूरी पढ़ ली. ठीक है, अब हमें क्या बताना था? वेज बताने थे. अच्छा, ये दोनों आंसर हमारे रिमेन सेम रहेंगे. प्रोविजन बेस्ड थे, इनमें कुछ इशू नहीं होगा. ठीक है, पर जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो ये था, सजेस्ट वेज टू स्ट्रेंथन द सीएसआर गवर्नेंस टू अवॉइड मिसयूज ऑफ सीएसआर फंड. अब क्या आप मेजर्स लेंगे सीएसआर गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए? क्या आप ले सकते हैं मेजर्स? पहला मेजर क्या हो सकता है? बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूट करना सीएसआर कमेटी को. ठीक है, जिसमें हम एक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके आएंगे. दूसरा, क्लियरली डिफाइन करेंगे सीएसआर पॉलिसीज को.
ऑब्जेक्टिव्स को, एलिजिबल एक्टिविटीज क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर को रिलेटेड बात हुई थी ऊपर, तो ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट एंड द एनुअल रिपोर्ट। और क्या हो सकता है, कुछ बेसिकली वो फंड भी लूट कर रहे थे ना ट्रस्ट के थ्रू, तो उसके लिए हम मॉनेटरी मैकेनिज्म को लेके आएंगे। और क्या हो सकता है, कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकता है, इसके लिए रूल 7 है CSR का, ठीक है। उसके बाद ऑडिट्स कर सकते हैं, CSR के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। तो ये मेजर्स हम बेसिकली ले सकते हैं टू स्ट्रेंथ करने के लिए CSR गवर्नेंस को, टू टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ द CSR फंड्स, ठीक है। अगेन ये हेडिंग्स है, आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना था एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन हाउ वीक रिस्क मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू द क्राइसिस एट DI। पहला, कि कैसे एक वीक रिस्क मैनेजमेंट ने कंट्रीब्यूट किया क्राइसिस एट DI, पहला पार्ट। दूसरे में ये पूछे ना, रिकमेंड करें स्टेप्स को टू स्ट्रेंथ करने के लिए द रिस्क फ्रेमवर्क, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से कि कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो पहला ये था कि एब्सेंस ऑफ द इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन सा टर्म रहा था, ERM का, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि कोई ERM नहीं था टू आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से रिस्क, ESG का रिस्क जो हमने देखा, डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड था, ठीक है, एनवायरमेंटल वाला। उसके बाद RPT रिस्क हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी रिस्क था। कंप्लायंस नहीं हो रहे थे कंपनी में, तो कंप्लायंस रिस्क। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, कुछ जो कॉन्टैक्ट साइट पे वर्कर्स थे उनकी डेथ भी थी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क भी थे कंपनी में। तो नो ERM टू आइडेंटिफाई द ESG रिस्क, द RPT रिस्क, कंप्लायंस रिस्क एंड हेल्थ एंड द सेफ्टी रिस्क। उसके बाद क्या फेलियर हुए, फेलियर टू आइडेंटिफाई ESG एंड सस्टेनेबिलिटी रिस्क, ठीक है। ये किसकी बात करता है, एनवायरमेंटल रिस्क की बात करता है। और एक चीज हमें क्या देखने लगी, वीक रिस्क ओवरसाइट था, ठीक है। वीक रिस्क ओवरसाइट था, जिससे कि आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, ESG रेटिंग डाउनग्रेड हो गई थी। तो ये सब किसके रीजंस थे, मतलब रिस्क ओवरसाइट तो कंपनी में था ही नहीं ना, जिससे रेपुटेशनल कोलैप्स हो गई थी। तो ये आप जब ही आंसर कर पाएंगे जब केस स्टडीज आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाएंगे, कॉन्सेप्ट आपने अगर ERM पे अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब एक हमें ERM फ्रेमवर्क भी तैयार करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में पूछा था ना, सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, रिकमेंड द स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द रिस्क फ्रेमवर्क, तो रिस्क फ्रेमवर्क भी हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ERM फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को इम्प्रूव करेंगे, अपनी रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बिल्ड करेंगे रिस्क अवेयर कल्चर। तीसरा, एनहांस करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स को, एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल सिस्टम को हम बेसिकली यहाँ पे सिस्टम तैयार करेंगे। तो ये सब चीजें आपको अपने आंसर में मेंशन करनी थी, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, तो इसको आपको इस तरीके से आंसर लिखना था, ठीक है। अब हमने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है, ठीक है, 1 to 1 करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप you have liked this video. Please share and subscribe our YouTube channel Lock and Axis.